मेरे जन्म के पहले मेरे फादर लेबर का काम करते थे, बट मेरे जन्म के एक दिन के बाद ही उनको पियून का जॉब मिल चुका था बैंक में। तो वो 9 फरवरी को जैसे ही जॉब में गए, वो रोड क्रॉस कर रहे थे, एक 16 चक्का का गाड़ी उनको टक्कर मार दिया। जो मेरा पहला बिजनेस था वो था तरबूज बेचने का, लेकिन ये बिजनेस ज़्यादा दिन नहीं टिका। इसका सबसे बड़ा कारण था कि आसपास सभी लोग इस चीज़ को कॉपी करना चालू कर दिए थे। मैं अपने भगवान जी से सोच रहा था कि भगवान जी कोई तो रास्ता दिखाओ, मतलब मेरे जीने का कोई रास्ता बताओ। मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब ना पैसे कमा रहा हूँ ना कुछ कर रहा हूँ। तो वहाँ पर मैंने यूट्यूब में सर्च किया हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम बिटकॉइन फॉर फ्री। $1000 को मैंने $9000 तक बना लिया था, और उसमें सबसे ज़्यादा जो मेरे लिए काम का था वो था ये वाला था। This video is made for educational purposes only and are not meant for financial advice. Viewers are recommended to consult registered financial and investment advisors before making any investment. We disclaim all liability for any loss or damage as a result of any investment that you may consider. We do not promote any finance or investment related courses or products for this channel. सो हेलो क्रिप्टो मिलियनेरो, मेरा नाम तपस राउत है और मेरा जो जन्म है दार्जिलिंग के 30 किलोमीटर आगे एक जगह है जिसका नाम है करसियांग, वहाँ हुआ था। सो मेरे जन्म के पहले मेरे फादर लेबर का काम करते थे, बट मेरे जन्म के एक दिन के बाद ही उनको पियून का जॉब मिल चुका था बैंक में। बट हमारा जो बचपन है वो गरीबी में ही बीता था। इसका सबसे बड़ा कारण था कि मेरे फादर की सैलरी मात्र 500 रुपया थी, और 500 रुपया में भी उनको 200 रुपया मेरे दादाजी को देना होता था, क्योंकि उन्होंने जॉब लगने में हेल्प किया था। और हमारे को 300 रुपया में ही पूरा महीना गुजारा करना होता था। और महीने के एंड में बहुत बार ऐसा भी होता था कि हमारे पास जो राशन वो ख़त्म हो जाता था। जब मैं लगभग 7 साल का हो चुका था, सो हमें जो है कारसियांग से सिलीगुड़ी आना पड़ा, जहाँ पर मेरे मामा जी का घर था। इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि कारसियांग में जो हम लोग रहते थे वो हमारा खुद का घर नहीं था। वो बस हम लोगों ने जो आसपास के जो गांव वाले लोग होते हैं उनसे ऐसे ही परमिशन लेके वो घर बनाया गया था। और कई बार तो ऐसा भी होता था कि रात में जो है पुलिस का सायरन बजता था, तो मेरी माँ बहुत ज़्यादा डर जाती थी और मुझे और मेरी सिस्टर को जंगलों में छुपा दिया करती थी, और वो खुद भी छुप जाया करती थी कि कहीं हमें पुलिस जो है पकड़ ना ले। बट इन सब के बावजूद घर के थोड़े हालात और भी ख़राब थे, इसलिए मैंने अपना जो पहला बिजनेस है वो लगभग 2007 में स्टार्ट किया था। जो मेरा पहला बिजनेस था वो था तरबूज बेचने का। अब ये तरबूज बेचने का जो मुझे आइडिया तब आया था जब मैं लगभग 2-3 गली में आसपास घूमा करता था, तो मैंने 2-3 गली के बाद देखा था कि वहाँ पर कुछ लोग तरबूज बेच रहे थे। सो मैंने सोचा कि मैं भी स्टार्ट करता हूँ। सो मुझे अपना पहला बिजनेस स्टार्ट करने में लगभग 1 महीने का और टाइम लग गया, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। और मंथ के एंड में जब मेरे फादर की सैलरी मिली थी, तो मैंने अपनी माँ को बोला था कि मुझे 2-3 रुपया दे दो, सो दैट मैं कुछ कर सकूँ। तो मेरी माँ ने मुझे 3 रुपया दिया था, और मैं सब्जी का थैला लेके और जाके बाज़ार चला गया, और जो दुकानदार को रिक्वेस्ट किया कि मुझे एक तरबूज दे दीजिए। तो उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने 5 रुपीज़ बोला था, बट मुझे वो 3 रुपये में ही चाहिए था, क्योंकि मेरे पास 3 रुपीज़ ही थे। सो मैं वहीं पर खड़ा रहा, इसीलिए कुछ देर के बाद वो बंदा बोलता है चल ले जा, तू 3 रुपये में ही ले जा। फिर मैंने वो तरबूज घर में लेके आया। घर में लेके आने के बाद मैंने अपनी माँ को बोला इसको 10 हिस्सों में काट देने के लिए। उसको मेरी माँ ने 10 हिस्सों में काट दिया, और मैं एक थाली में उसको रख दिया। और हमारे वहाँ इस तरीके का स्टूल होता है, सो मैं स्टूल में बैठ के आगे सेल करना चालू कर दिया। कुछ ही देर में वो सारे सेल हो गए, क्योंकि मैंने पर पीस 1 रुपीज़ में सेल किया था। मतलब मैंने 3 रुपया इन्वेस्ट करके 10 रुपया कमा लिया था। लेकिन ये बिजनेस ज़्यादा दिन नहीं टिका। इसका सबसे बड़ा कारण था कि आसपास सभी लोग इस चीज़ को कॉपी करना चालू कर दिए थे। लेकिन मैंने हार नहीं माना। उसके बाद मैंने थोड़ा अमरूद भी बेचा था, वो भी फ्लॉप हो गया था। अब मैंने क्या किया था कि ठंडे के महीने में बेर बेचना चालू कर दिया था, जिसको प्लम कहा जाता है। अब जो बेर है वो भी मेरा ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं था, लेकिन मेरे लिए सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिटेबल था, जिसको हम लोगों के वहाँ पर जलपाई कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में इंडियन ऑलिव कहा जाता है, वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल था। और वो उसके कुछ दिनों के बाद ही मेरे मामा जी ने हमें 1 दिन का वक्त देके उस घर से निकाल दिया था। उस घर से निकाल देने के बाद हम लोग फर्स्ट टाइम भाड़ा के घर में गए थे, यानी रेंट वाले रूम में हम लोग फर्स्ट टाइम गए थे। और जो वो रेंट का जो रूम था 10 बाय 10 का था, बहुत ही छोटा सा रूम था। उसमें ही हम लोगों को सोना भी होता था, खाना भी होता था, और पढ़ाई भी करना होता था। लेकिन जैसे शिफ्ट हुए थे उसके कुछ दिन पहले ही मेरे फादर का ट्रांसफ़र हो गया था। पहले वो कारसियांग में जॉब करते थे, अब वो जलपाईगुड़ी में उनका ट्रांसफ़र हो गया था, जहाँ पर मेरे दादाजी ने नया नया घर बनाया था। 8 फरवरी 2010 की बात है। उसी दिन सरस्वती पूजा हुआ था, और सरस्वती पूजा के दिन जलपाईगुड़ी से मेरे फादर आए थे मुझे और मेरी सिस्टर को ब्लेसिंग्स देने के लिए।
और उसके एक दिन बाद उनको जाना था जॉब में। तो वो 9 फरवरी को जैसे ही जॉब में गए तो वो उस दिन उनको थोड़ा सा लेट हो गया था। जैसे ही वो रोड क्रॉस कर रहे थे, एक 16 चक्का का गाड़ी उनको टक्कर मार दिया। मतलब उनका ब्रूटली बहुत भयानक एक्सीडेंट हो गया। और भयानक एक्सीडेंट हो जाने के बाद लकीली वो बच गए, क्योंकि उनका 2 लाख रुपया का उन्होंने इंश्योरेंस करवा के रखा था। इंश्योरेंस की वजह से वो तो बच गए, बट उनका राइट साइड जो है सर से लेके पैर तक पूरा का पूरा डैमेज हो गया था। बट हम लोगों को उतना ज़्यादा चैलेंज नहीं आया था, क्योंकि वो गवर्नमेंट जॉब में थे और 3 महीना तक हमको सैलरी मिलता रहा। 3 महीने तक सैलरी तो मिलता रहा, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज स्टार्ट हो जाता है 4th मंथ से। 4th मंथ से सैलरी आना बंद हो गया। सैलरी भी आना बंद हो गया और हमारे घर में जो भी एसेट्स वगैरह थे उसको भी सेल करना पड़ा। इसलिए मेरी माँ ने क्या सोचा कि वो भी कोई जॉब करे। तो उन्होंने क्या किया कि जो एक प्राइवेट हॉस्पिटल था वहाँ पर उन्होंने आया का काम स्टार्ट कर दिया, जहाँ पर उनको लगभग 40-50 रुपया रोज के मिलते थे। लकीली मेरे फादर 4 महीने के बाद बच गए, मतलब कि वो 70% के आसपास रिकवर कर चुके थे। 70% रिकवर कर लेने के बाद घर से उनका जो घर का जो उनका सिचुएशन है उनको देखा नहीं जा रहा था, क्योंकि मेरी माँ भी रोज लगभग 10-12 घंटे काम कर रही थी। तो वो 70% रिकवर होने के बाद भी जॉब स्टार्ट कर चुके थे। अप्रैल 2014 में मुझे अपॉर्चुनिटी मिलता है एयरपोर्ट मैनेजमेंट करने का। अब मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता हूँ एयरपोर्ट मैनेजमेंट करने के लिए, क्योंकि मुझे बचपन से ही एरोप्लेन में उड़ने का शौक था। उसके साथ ही साथ मेरे फादर और एक चीज़ चाहते थे कि मैं अपना कॉलेज भी फिनिश करूं, बट मैंने बोला कि चलो मैं डिस्टेंस से फिनिश करूंगा। तो मैंने इग्नू कॉलेज ज्वाइन कर लिया। दिसंबर 2015 में मैं जहां से सिलीगुड़ी से मैं जो पढ़ाई कर रहा था, मैं जो है फर्स्ट इंटरव्यू क्रैक कर चुका था एयरपोर्ट के लिए। ग्राउंड स्टाफ के लिए फर्स्ट वाला जो इंटरव्यू है वो मैंने क्रैक कर लिया था। अब मैंने क्या किया कि जो है मुझे फर्स्ट टाइम बागडोगरा से दिल्ली जो है फ्लाई करने को मिला। यानी कि आप इमेजिन कीजिए, जो मैं सपना 2006-07 से देख रहा था, 2015 के एंडिंग में मतलब 2016 के आसपास मैं फर्स्ट टाइम एयरप्लेन में उड़ा बागडोगरा से लेके दिल्ली तक। और उस दिन का जो फीलिंग है बहुत ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि मैं बचपन से सोच रहा था कि अभी किसी ना किसी दिन उड़ूंगा। फिर क्या हो गया कि मैं एयरपोर्ट के लिए सिलेक्ट हो गया था, ग्राउंड स्टाफ के लिए दिल्ली में ही सिलेक्ट हुआ था। टर्मिनल 1 में गो एयर में मेरा सिलेक्शन हो गया था और मेरा 6 महीने का लगभग ट्रेनिंग पीरियड था। और मैं सोचा था कि यार एयरपोर्ट में काम करूंगा, अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे और मज़ा आएगा, लेकिन ऐसा नहीं था। एयरपोर्ट में मुझे 3 इंसिडेंट थे जो बहुत ज़्यादा भयानक थे। जैसे ही मैं दिल्ली में आया, मैंने एयरपोर्ट में जॉब स्टार्ट किया था। सो मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व किया कि दिल्ली के जितने भी लोग थे उन्होंने क्या किया था कि हम लोग जो वेस्ट बंगाल से आ रहे थे, हम लोगों से ना तो बात ठीक से करते थे और हमारे साथ लंच भी नहीं कर रहे थे वो लोग। सो एक दिन मैंने गुस्से से उनसे पूछ लिया कि भाई आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो। सो उनमें से एक बंदा मेरे साथ पर्सनली बात किया। उन्होंने बोला कि देखो, वेस्ट बंगाल के लोग जो होते हैं वो काला जादू वगैरह जानते हैं और उनको इस तरीके का डर था कि कहीं हम लोग उनको हानि ना पहुंचा दे। सो मैंने उनको बोला भाई ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग थोड़ी ना कोई काला जादू वगैरह जानते हैं, अब इंटरनेट में क्या दिखाता है मुझे पता नहीं है। अब उसके बाद सेकंड जो मेरे साथ इंसिडेंट हुआ था वो था मार्च 2016 में। मार्च 2016 में मेरी दादी जी गुजर गई थी, मतलब वो एक्सपायर हो गई थी। और मैंने अपने जो सीनियर है उनसे, मैनेजर से जाके बोला कि सर मुझे वेस्ट बंगाल वापस जाना है, मेरी दादी जी गुजर गई है, 2-3 दिन के लिए मुझे छुट्टी दे दीजिए। तो सबसे पहले उन्होंने एक वाहियात सवाल पूछा, क्या आपकी खुद की दादी थी वो? तो मैं बोला यस सर, मेरी खुद की दादी थी। फिर उन्होंने बोला कि देखो मतलब कि मैं तो आपको छुट्टी नहीं दे सकता हूँ, लेकिन आप एक काम कर सकते हो, फ्लाइट से जा सकते हो। सो मैंने बोला सर मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, क्योंकि मैं जो इंटर्नशिप कर रहा था उसमें मुझे 5,000 रुपया सैलरी मिलता था। अब 5,000 रुपया जो सैलरी मिलता था वो लोडर से भी कम था, क्योंकि लोडर को 8,000 रुपीज़ मिलता था। और तो मैंने सर को बोला कि सर ऐसे तो मैं नहीं जा पाऊँगा। फिर उन्होंने बोला फिर मत जाओ। फिर वो जो दिन था वो मेरे लिए, मतलब क्या मैं बोलूँ। इससे भी बड़ा इंसिडेंट मेरे साथ तीसरा हुआ था दिल्ली एयरपोर्ट में। वहाँ पर आईपीएल का समय चल रहा था, 2016 में आईपीएल का समय चल रहा था और किंग्स 11 पंजाब का पूरा टीम आया था। तो ऑस्ट्रेलिया का एक प्लेयर था, मैं उसका नाम नहीं ले सकता, ऑस्ट्रेलिया का एक प्लेयर था जो कि ऑलराउंडर है, अभी भी वो क्रिकेट खेलता है। सो मैं उनको पहचानता हूँ, अरे ये तो वो बंदा है। सो मैंने क्या किया कि मैं उनके साथ सेल्फी लेने के लिए चला गया। तो मैं उनके पास जाता हूँ, मैं उनको अपनी टूटी फूटी इंग्लिश में बोलता हूँ, सर कैन आई टेक अ सेल्फी विद यू? तो एक दिन थोड़ा देर वो पॉज किए और ज़ोरों से बोला नो। उन्होंने बहुत ज़ोरों से नो बोल दिया मुझे और मैं बहुत ज़्यादा डर गया। मैं बोला कि यार क्या हो गया, मतलब इन्होंने ऐसे क्यों किया मेरे साथ। और हुआ ये कि आसपास के जितने भी पैसेंजर्स हैं वो मुझे देखने लगे। और वहाँ पर जो सीआईएसएफ वाले लोग थे, सीआईएसएफ वाले लोग मुझे ऑलरेडी पहचानते थे क्योंकि मैं जॉब करता था, और सब लोग हंसने भी लगे। और उसके बाद मैं वॉशरूम चला गया और मैं अपना चेहरा धोने लगा।
चेहरा धोते हुए, मैं ना चाहते हुए भी मेरे आंखों से आंसू गिरने लगे। मतलब मैं क्या करूं, मतलब ऐसा क्यों हो रहा है। फिर एक दिन की बात है, लगभग संडे की बात है। संडे को मुझे बहुत जोरों से बुखार आ गया था। तो फिर मैंने सोचा कि मेरे सीनियर को जाकर कॉल कर देता हूँ कि सर आज तो मैं आ नहीं पाऊंगा। जैसे ही मैं दूसरे दिन जाता हूँ, एयरपोर्ट मैनेजर मेरे पास आता है और कहता है कि तपस, आप बहुत दिन छुट्टी लेते हो, हमें आपकी सर्विस की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर मैंने बोला सर, मैंने अपने सीनियर को ऑलरेडी बता दिया था कि मैं बस एक दिन का छुट्टी ले रहा हूँ, और पिछले 5 महीने में मैंने मात्र एक दिन ही छुट्टी लिया है, और वो भी फीवर के कारण। बट वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने मुझे बोला कि हमें आपकी सर्विस की ज़रूरत नहीं है। फिर हुआ ये कि मैंने क्या किया, 3-4 दिन के बाद खुद ही डिसाइड किया कि आप वो बोल रहे 2 महीना वेट करने के लिए, मेरे पास पैसे भी नहीं है, मैं वापस चला जाता हूँ। फिर मैंने वापस बैक पैक करके वापस चला गया। और जब मैं सिलीगुड़ी वापस गया तो घर वाले 2-3 दिन तक तो कुछ नहीं बोले। उन्होंने बोला कि चलो बेटा वापस आ गया है, दिल्ली जैसे शहर से वापस आ गया है। लेकिन 2-3 दिन के बाद मेरी माँ बोलने लगी कि क्यों निकाल दिया गया, ऐसा वैसा वैसा। मैं किसी को जवाब देने के मूड में नहीं था। तो हुआ ये कि जियो का रेवोल्यूशन आ चुका था। सो मैंने क्या किया कि उसमें सर्च करना चालू किया कि हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन। सो हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन में मुझे सबसे पहले टॉप में दिखा कि आप मतलब बैटिंग करके आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हो। सो वहाँ पर एक और ऑप्शन था, डाइस खेल के भी पैसे कमा सकते हो। मैंने बोला चलो मैं डाइस खेलता हूँ और पैसे कमाऊंगा। फिर मैंने क्या किया कि वो जो पर्टिकुलर वेबसाइट था उसको मैंने क्लिक किया, लिंक ओपन किया, उसमें साइन अप वगैरह कर लिया ईमेल के द्वारा। फिर हुआ ये कि उसमें जो पैसे डिपॉजिट करने के मुझे 3 ऑप्शन दिखे। सबसे पहले दिखा क्रेडिट कार्ड, दूसरा दिखा पेपाल, और तीसरा दिखा बिटकॉइन। 3 ऑप्शन में मेरे पास क्रेडिट कार्ड तो था नहीं, और पेपाल का मुझे अकाउंट बनाना आता नहीं था। तो मैंने सोचा यार बिटकॉइन क्या है, चलो मैं बिटकॉइन को जाकर सर्च करता हूँ। तो मैंने गूगल में, यूट्यूब में मैंने सर्च किया कि बिटकॉइन क्या होता है। सो मुझे वो दिखा कि एक डिजिटल करेंसी है जिसको मतलब कोई भी गवर्नमेंट वगैरह मैनिपुलेट वगैरह नहीं कर सकती है। सो मैंने इसके ऊपर 1 महीना पूरा रिसर्च किया, और फिर से वेट करने लगा मेरे फादर का सैलरी आने का। क्योंकि उनका जैसे ही सैलरी आएगा मुझे कुछ अमाउंट मिल जाएगा, मतलब कि पॉकेट मनी वगैरह मिल जाएगा। सो जैसे उनका सैलरी आया, मैं बोला कि मुझे कुछ पैसे वगैरह चाहिए। तो उन्होंने मुझे 1000 रुपया दिया था, मुझे अभी भी याद है। उन्होंने मुझे 1000 रुपया का नोट दिया था, जब वो मतलब कि शायद 1000 रुपया मुझे दिया गया था। सो 1000 रुपया में मैंने क्या किया था, मुझे पता चल चुका था कि बिटकॉइन को कैसे बाई करना है, कैसे उसको डिपॉजिट करना, सब कुछ सीख गया था। सो मैंने उसको क्या किया, कन्वर्ट किया बिटकॉइन में। उसके बाद वहाँ पर मैंने ऐड कर दिया। जैसे ही मैंने ऐड किया और डाइस खेलना चालू किया, आप बिलीव नहीं करोगे, 2 मिनट में वो पैसे जीरो हो गए। 2 मिनट में पैसे जीरो हो गए। अब मुझे क्या करना था, 1 महीना पूरा वेट करना होता था फिर दोबारा अगर मुझे पैसे चाहिए। अब मेरे पास तो इंटरनेट था ही, तो फिर मैंने सोचा कि चलो कुछ नया सर्च करते हैं। तो वहां पर मैंने यूट्यूब में सर्च किया हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम बिटकॉइन फॉर फ्री में क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन से कैसे पैसे कमाए जा सकते हैं। सो वहां पर मुझे दिखा क्रिप्टो करेंसी का एयर ड्रॉप्स। अब ये क्रिप्टो करेंसी में एयर ड्रॉप्स क्या होता है? एयर ड्रॉप्स का मतलब होता है कोई एक नई कंपनी आती है जिनके पास एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट होता है, लेकिन उनके पास ना तो पैसे होते हैं ना ही फॉलोवर्स वगैरह होते हैं। तो वो क्या कहते हैं, एक तरीके का गूगल का फॉर्म दे देते हैं, जहां पर आपको अपना ईमेल आईडी, फोन नंबर, और वो जो डिफरेंट टाइप के, जैसे यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम, ये सब में आपको फॉलो वगैरह करने के लिए बोलते हैं, और कुछ अमाउंट ऑफ कॉइन दे देते हैं। मतलब आपको एक वॉलेट एड्रेस देना होता था क्रिप्टो करेंसी में, उसमें वो कुछ मतलब कुछ कॉइन्स वगैरह ऐड कर देते थे। बट इसमें चैलेंज ये था कि उसका कोई वैल्यू नहीं होता था, वो फ्यूचर में कोई वैल्यूबल हो सकता है, ऐसे इस तरीके का था। सो मैं सोचा कि फ्री में बैठा हूँ, चलो क्रिप्टो मतलब एयर ड्रॉप्स वगैरह ज्वाइन करते हैं। फिर ऐसा मैं 1.5 साल तक करता रहा। लगभग 2018 आ चुका था। 2018 आ चुका था। देन क्या हुआ कि मुझे क्रिप्टो करेंसी से फर्स्ट टाइम $25 का प्रॉफिट हुआ था। $25 मुझे कैसे मिला था? एक वेबसाइट था blockchain.com। सो blockchain.com में होता ये था कि अगर आप अपना KYC कंप्लीट करते हुए, तो जैसे ही आप KYC कंप्लीट करेंगे आपको $25 मिल जाएगा। सो मुझे यकीन नहीं था, क्योंकि इसके पहले मैंने हजारों एयर ड्रॉप्स ज्वाइन करने के बाद भी मुझे कुछ नहीं मिला था। सो मैंने बोला कि चलो KYC कंप्लीट करते हैं। KYC कंप्लीट करने के बाद मुझे $25 का XLM कॉइन मिला, जिसको स्टेलर भी कहा जाता है। देन मैंने सोचा कि चलो ये सिर्फ इंटरनेट का पैसा होगा, मुझे विड्रॉ नहीं होगा। बट मैंने जैसे विड्रॉ किया, वो विड्रॉ भी हो गया। विड्रॉ करने के बाद मेरे बैंक में पैसे आ गए थे $25 पूरे के पूरे। वो भी INR में, आई डोंट नो कितने आए थे, बट वो INR में आ चुका था। देन मेरा माइंडसेट यानी साइकोलॉजी मेरा बन चुका था कि क्रिप्टो करेंसी से पैसे कमाए जा सकते हैं फ्री में भी।
फिर मैं अपना कंटिन्यू वो करता रहा। देन एक दिन मेरा फ्रेंड है जो कि मेरे साथ एयरपोर्ट मैनेजमेंट किया था, उसका मुझे कॉल दुबई से आता है। दुबई से वो मुझे कॉल किया और बोला कि भाई क्या कर रहा है? तो मैं बोला कि मैं ये सब काम वाम कर रहा हूँ। तो उसने बोला कि वो दुबई में काम करता है और 5 स्टार होटल में एज अ वेटर का काम करता है। तो मैं बोला कि भाई वहाँ पर कितना आपको सैलरी वगैरह मिल जाता है? तो वो बोला कि महीने का मैं 50,000 से ज़्यादा तो कमा ही लेता हूँ। और जैसे ही उन्होंने 50,000 से ज़्यादा बोला, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया। फिर मैंने उनको बोला कि भाई मुझे भी यार वेटर का जॉब लगवा दे दुबई में। तो उन्होंने बोला कि मैं बात करता हूँ। तो उन्होंने अपने सर से बात किया, तो उन्होंने बोला कि भाई नहीं है, जॉब वॉब तो नहीं है वहाँ पर। देन मैंने बोला कि कौन मेरी हेल्प कर सकता है इसमें? तो उन्होंने बताया कि हमारा एक फ्रेंड है, वो आपको हेल्प कर सकता है। फिर मैंने उनका नंबर लिया जो कि सिलीगुड़ी में ही था। सो मैंने उनको कॉल वगैरह किया, मीटिंग वगैरह किया। तो मैंने बोला कि मुझे दुबई में जॉब करना है, सो दैट कि मैं अपने सपने पूरे कर सकूँ। फिर उन्होंने बोला कि आपको 1.5 लाख रुपया लगेगा, 1.5 लाख रुपीस लगेगा अगर आपको दुबई जाना है। देन मैं बोला कि यार मेरे पास तो पैसे नहीं है। तो बोला ठीक है, अपने पेरेंट्स से बात करो। फिर मैंने अपने पेरेंट्स से बात किया। फिर 2-3-4 महीने तक मैं वेट करता रहा कि मुझे कुछ पैसे दे दो, सो दैट कि मैं अपने सपने पूरे कर सकूँ। फाइनली 3-4 महीने के बाद उन्होंने मुझे पैसे दे दिया। फिर मैंने क्या किया, वो पैसा उस बंदे को जाके दे दिया, 1.5 लाख रुपया। फिर मेरा इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू होने के बाद मैं सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट हो जाने के बाद ये बात होगी नवंबर 2018 का। नवंबर 2018 का मुझे जो है ऑफर लेटर आ चुका था। ऑफर लेटर आ जाने के बाद उसमें एकदम स्पष्ट शब्दों में, यानी कि साफ साफ लिखा गया था कि मुझे 1,000 दिरहम का जॉब मिला है। 1,000 दिरहम का मतलब होता है 20,000 का जॉब मिला हुआ है। लेकिन मैं शर्म से घर वालों को ये बता नहीं सकता था कि यार 1.5 लाख रुपया दे के मुझे 20,000 का जॉब मिला है, वो भी अबू धाबी में। अबू धाबी में मुझे जॉब मिला था। देन मैंने घर वालों को वो ऑफर लेटर नहीं दिखाया। मैंने बोला कि यार वहाँ पर मुझे बहुत अच्छा मैनेजर लेवल का जॉब मिला है और मेरा सैलरी लगभग 50,000 से ज़्यादा ही है। फिर घर वाले बहुत ज़्यादा खुश हो गए, चलो बेटा सेटल्ड हो गया। और मैं तो जानता था कि मैं झूठ बोल के ही जा रहा हूँ, लेकिन मुझे पता था कि मैं कैसे भी रिकवर कर ही लूँगा ये पैसे। फिर मैं अबू धाबी चला जाता हूँ, दिसंबर के आसपास अबू धाबी चला जाता हूँ। और जैसे ही अबू धाबी जाता हूँ तो वहाँ पर क्या होता है कि मैं जाने के बाद हमें जो मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट वगैरह मिलता था वो इनफ नहीं होता था। वो बस केला ब्रेड वगैरह देता था और हम लोग थोड़े हैवी ईटर थे, तो मैं थोड़ा अच्छे से खाना वगैरह खाता था। तो मैंने मतलब 4-5 दिन वहाँ का खाना खाया और मेरे पैसे खत्म होना चालू हो गए। जैसे ही मैंने पैसे खत्म होना चालू कर दिए तो मैंने अपने एक फ्रेंड से डिस्कस किया कि भाई पैसे तो खत्म हो जाएंगे ऐसे। मेरे पास मात्र 3,000 रुपया बचा था, यानी कि अगर हम लोग दिरहम में बचाएंगे तो $150 150 दिरहम ही मेरे पास बचा हुआ था। सो मैंने उनसे बात किया। फिर उन्होंने बोला चलो मैनेजर से बात करते हैं। सो हम लोग मैनेजर के पास गए, बोले कि सर हमारा पैसा खत्म हो गया, कुछ एडवांस मिल जाता तो अच्छा होता। फिर उन्होंने हमें 300 दिरहम दिया था, जो कि INR में लगभग 6,000 रुपीज़ होता है। और उसके बाद स्टार्ट क्या होता है मेरा, जैसे ही मेरे को पैसा मिल गया था, पैसा मिल जाने के बाद होता ये है कि अब मैं सेलेक्ट हो गया था। मुझे कोर्ट में जॉब मिला था, जहाँ पर वकील वगैरह होता है ना, मुझे वहाँ पर जॉब मिला था। अब मेरा काम क्या था, चाय बनाने का और कभी कभी फाइल वगैरह इधर उधर देखने का। एक दिन की बात है कि एक दिन मैं नहीं गया, मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था, मुझे खाना बनाने का भी मन नहीं था। तो मेरे साथ जो पार्टनर मेरा भैया था वो चला गया वेटर के जॉब के लिए, और मैं क्या किया कि मुझे खाना बनाने का मन नहीं था। तो मैं इंडियन रेस्टोरेंट, जो कि हमारे जो कैंप था उससे 20-25 मिनट का दूरी पर था, मैं पैदल पैदल चला गया। मैं बोला चलो मैं खा भी लूंगा, खाना खाने के बाद भैया के लिए भी पैक करके लेके आ जाऊंगा। तो क्योंकि वहां पर मैं इतना दूर इसलिए जा रहा था क्योंकि 5 दिरहम यानी 100 रुपया में भी वहां पर अच्छा खासा खाना, 2 पराठे मिलते थे और पनीर का सब्जी वगैरह मिलता था, पेट भर जाता था। तो मैं वहां पर गया और जैसे ही मैं रास्ते से वापस आ रहा था, वो रास्ता पूरा अंधेरा था और येलो कलर का लाइट वगैरह जल रहा था। लेकिन यूजुअली दुबई का रोड हमेशा, अबू धाबी का रोड खाली ही रहता है। सो एक गाड़ी आता है लैम्बोर्गिनी, मुझे अभी भी याद है कि वो येलो कलर का लैम्बोर्गिनी था और थोड़ा तेजी से आता है मेरे पास। उसमें एक शेख बैठा था, शेख का बेटा बैठा था, लगभग 18-19 साल के आसपास उसका एज होगा। सो वो बैठा हुआ था, व्हाइट कलर का उसने पगड़ी टाइप का कुछ बांधा हुआ था और इलेक्ट्रिक सिगार पी रहा था। वो मेरे सामने स्लो होके आके इलेक्ट्रिक सिगार पिघा रहा था और मुझे चिढ़ाते हुए ऐसे बोलता है, क्या ऐसे बोल रहा था। फिर उसके बाद वो निकल गया और मैं वहीं पर खड़ा रह गया। और मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई कोई मुझे संकेत देने आया है कि भाई तू क्या क्या रहा है, मतलब यहाँ पर आ गया है, बस तू काम कर रहा है और उसके बाद वेटर का जॉब कर रहा है, ऐसे जिंदगी निकल जाएगा। फिर मैंने क्या किया कि वापस मैं रूम में आया और उस दिन से ठान लिया कि अब मैं और ज़्यादा फोकस्ड हो जाऊंगा।
अपने ट्रेडिंग के जर्नी में। सो मैंने क्या किया कि कुछ कोर्सेज वगैरह बाय कर लिए, यूडेमी में कोर्सेज वगैरह बाय कर लिए, और जो यूट्यूब था, यूट्यूब में भी बहुत सारे वीडियोस को मैंने डाउनलोड करके रख दिया। अब मैं क्या करता था, अब एक एक टाइम बचाना मैंने चालू कर दिया। अब मैं क्या करता था, फुल फोकस जोन में आ गया था। मॉर्निंग को मैं 3 बजे उठता था, वॉशरूम जाता था, वॉशरूम जाने के बाद अब क्या कर रहा था, 3 से लेके 5 बजे तक अब मैं वीडियोस वगैरह देखता था, ट्रेडिंग के वीडियोस देखता था, और साथ ही साथ एयर ड्रॉप्स भी ज्वाइन करता था। अब 5 बजे हमारा बस आ जाता था। अब बस में तो लैपटॉप लेके जा नहीं सकते हैं। अब मैंने क्या किया था, वहां पर इंटरनेट का स्पीड बहुत ज़्यादा स्पीड था, इसलिए उसमें क्या किया, मैंने बहुत सारे वीडियोस डाउनलोड करके रख लेता था। अब बस में आप बिलीव नहीं करोगे, 5 से 6 बजे तक सब लोग सोए हुए थे, लेकिन मैं बस ध्यान से वो हेडफोन लगा के चुपचाप से वीडियो देखता था। आप बिलीव नहीं करोगे, बस में मात्र 4-5 लोग ही होते थे, और सब लोग क्या करते थे, जहां पर हमारा कोर्ट था उसके आसपास ही मॉल था, सब लोग क्या करते थे, शाम को मॉल में चले जाते थे। बट मैं क्या करता था, मैं और कुछ लोग थे, मैं वापस घर जाने का डिसाइड करता। मैं बोलता मैं घर जाऊंगा वापस, मतलब रूम में वापस जाऊंगा। फिर मैं रूम में जाता था, सबसे पहले अपना काम कंप्लीट करता था। अपना काम क्या था, मैं जाते ही सबसे पहले नहा धोआ नहीं करता था, सबसे पहले मैं चावल चढ़ा देता था, क्योंकि मेरा काम मात्र चावल बनाना था, और मेरा जो पार्टनर था उनका काम था चिकन बनाने का, और मैंने इसके लिए उनको कन्विंस भी कर दिया था। मैं लगभग 4:30 बजे मेरे रूम में पहुंच जाता था, सबसे पहले चावल चढ़ाता था, आधा घंटे के बाद वो चावल तैयार हो जाता था। चावल तैयार हो जाने के बाद फिर मैं जाके फ्रेश वगैरह होके 5 बजे से लेकर 7:30 बजे तक फिर से मैं एयर ड्रॉप्स ज्वाइन करता, या फिर ट्रेडिंग का कोई वीडियोस वगैरह देखता। ये रूटीन आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने मात्र 1 महीने किए और मेरे रिजल्ट आना चालू कर दिए थे। 1 महीने के बाद ही अच्छे रिजल्ट आना चालू हो चुका था। अब वहां पर मेरा 3 महीने हो चुका था अबू धाबी में। अब आ जाता है सबसे बड़ा चैलेंज, मैं बन चुका था ओवर स्मार्ट। ओवर स्मार्ट का मतलब क्या हो चुका था कि हमारा जो सुपरवाइजर था वो पाकिस्तानी था। सो पाकिस्तानी था, और हम सब इंडियंस थे, बांग्लादेशी थे, नेपाल के थे, यहीं के सब लोग थे। तो सभी लोगों ने एक तरीके का बोला यूनियन बना लिया था हम, और सभी लोगों ने डिसाइड किया था कि ये जो पाकिस्तानी सुपरवाइजर है इसको निकालना है यहाँ से। तो सभी लोग क्या कर रहे थे कि एक दूसरे का बात कर रहे थे, बोलता था कि सब लोग एक साथ जाके कंप्लेन करेंगे और उसको वहां से निकाल देंगे। और जैसा कि मैं बोला, मैं बन चुका था ये ओवर स्मार्ट। मैंने क्या किया, और जो सीनियर है उनको कॉल कर दिया, मैं चुपके से कॉल किया, बोला कि सर मुझे आपसे बात करना है। तो बोला ठीक है बात करते हैं। तो वो लगभग 12 बजे के आसपास आया, अपना गाड़ी लेके मुझे गाड़ी में बैठा लिया, बोला कि ठीक है चलो बात करें। तो अब मुझे अभी भी याद है, वो सिगरेट पीते हुए मेरे से बात कर रहा था, और मैंने बोला सर सभी लोग आपके ऊपर यूनियन कर रहे हैं, आपको निकालना चाहते हैं। तो फिर उन्होंने क्या बोला कि वेरी गुड, मुझे बता दिया, वेरी गुड। उसके 1 वीक के बाद सबसे पहले मुझे निकाला गया, सबसे पहले मुझे रिजाइन करवाया गया, मतलब मुझे निकाल दिया गया। और मैं जब हेड ऑफिस में गया तो जो मेरा सर थे, जो मेरे सुपरवाइजर थे, वो बोल रहे हैं कि मैंने बोला सर मैंने तो आपको हेल्प किया था, आपने ऐसा क्यों मेरे साथ किया? बोला नहीं आप गलती से फायर हो गए हो, आपको वापस बुला लिया जाएगा, आप इंडिया जाओ, वापस आपको बुला लिया जाएगा। देन क्या हुआ कि अब मैं इंडिया वापस आ गया था। इंडिया आने से पहले जब मैं एरोप्लेन में बैठा हुआ था, आप बिलीव नहीं करोगे मैं किस लेवल का डिप्रेशन में था, क्योंकि मैंने एयरपोर्ट मैनेजमेंट किया हुआ था। तो मुझे पता था कि जो एरोप्लेन होता है वो प्रेशर कुकर के जैसा होता है, तो उसमें कहीं भी कुछ छेद हो जाए तो वो ब्लास्ट हो जाता है। देन मैंने क्या बोला, मैं ना मतलब मॉर्निंग के लगभग 3 बजे मेरा फ्लाइट था, और मुझे किसी से बात करना नहीं था, इसलिए मैंने व्हाइट कलर का हेडफोन सर में मतलब कान में लगा लिया था, और लास्ट वाला बेंच होता है वहां जाके बैठ गया था। और मैं चुपचाप सपने देख रहा था कि ये एरोप्लेन ब्लास्ट हो रहा है, कहीं ना कहीं कुछ छेद हो रहा है और एरोप्लेन ब्लास्ट हो जाएगा, सो दैट कि मुझे अपने पेरेंट्स का सामना ना करना पड़े, क्योंकि मैं बहुत बार हार चुका था ना, इस बार मुझे सामना नहीं करना था। आप बिलीव नहीं करोगे, 7 दिन तक किसी ने मुझसे कुछ नहीं बोला, 7 दिन तक मेरे से बात भी नहीं हुआ, और मैं इतना डिप्रेशन वाला लेवल में था। अब डिप्रेशन का लेवल मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लोग 2nd फ्लोर में रेंट में रहते थे, और 1st फ्लोर में म्यूनसिपैलिटी का पानी आया करता था, जो कि हमें भर के लेके आना होता था। सो मैं हमेशा मेरी सिस्टर को बोला करता था कि बहन जाके पानी लेके आओ, मैं नहीं लेके आ पाऊंगा। सो बोलते थे यार किसी दिन तो लेके आओ, फिर मैं बोलता था कि नहीं मेरे से नहीं होगा। बिलीव नहीं करोगे, 1.5 साल तक मैं पूरा डिप्रेशन में रहा, मैं किसी से बात भी नहीं करता था, मैं 1st फ्लोर में जाके पानी भी नहीं लेने जाता था। मुझे अगर समोसे खाने हुए तो मैं अपनी सिस्टर को बोलता था, मेरे फादर को बोलता था, बट मैं घर से निकलना ही नहीं चाहता था। मुझे यही था कि कोई अगर मेरे से पूछ दिया कि मुझे क्यों निकाला गया तो मैं क्या जवाब दूंगा। सो अब आ जाता है अक्टूबर 2020, मैं अभी भी एयर ड्रॉप्स वगैरह ज्वाइन कर रहा था, दिन भर सोया रहता था, और 3 महीने में एक बार मेरे फादर से रिक्वेस्ट करता था, किस लिए, कि मेरा रिचार्ज कर दो, सो दैट कि मैं अपना
मतलब वो काम 3 महीने में जियो का रिचार्ज होता था ना। सो अक्टूबर 2020 के आसपास अब हुआ ये कि मैं अपने भगवान जी से सोच रहा था कि भगवान जी कोई तो रास्ता दिखाओ, मतलब मेरे जीने का कोई रास्ता बताओ, मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब ना पैसे कमा रहा हूँ ना कुछ कर रहा हूँ। फिर मैं रैंडमली ऐसे इतने सारे एयरड्रॉप्स ज्वाइन किया था, उसमें से एक्सचेंजेस वगैरह चालू किया कि भाई कहीं तो कुछ होगा, कहीं तो कुछ होगा। फिर मैं एक वेबसाइट में देखता हूँ, अचानक देखा $2300 थे, $2300 थे, उसमें $2300 पड़ा हुआ था। फिर मैं बोला शायद ये कोई फेक तो मनी नहीं है ना। फिर मैं उसको विड्रॉ करता हूँ, विड्रॉ हो गया $2300। और मैं बोला कि चलो और एक दो एक्सचेंज देखते हैं। और एक एक्सचेंज था वजीरैक्स। वजीरैक्स में मैंने 2018 में ही अकाउंट बना के छोड़ दिया था, केवाईसी वगैरह किया था, मुझे 400-500 कॉइन मिला हुआ था और 2-3 लोगों को मैंने रेफर करके छोड़ दिया था। अब उसमें भी देख रहा हूँ $5000 थे उसमें, यानी 5000 और 2500, $7500 मेरे को एक झटका में आ गया। अब एक झटका में जब $7500 आ गया तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया कि भाई अब तो शायद कुछ होगा लाइफ में। उसके बाद फिर से मैंने सोचना चालू कर दिया कि मैं क्या गलत किया कि अब मैं दोबारा कोई गलती नहीं करने वाला हूँ। फिर मैं अपने आप से क्वेश्चन पूछने लगा कि 2016 से मैंने चार्ट पैटर्न, हार्मोनिक पैटर्न, वेव एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस, जितने भी टाइप का एनालिसिस है सब सीख लिया, ट्रेडिंग में हर चीज कर लिया, तब भी प्रॉफिट नहीं बन रहा है। क्या वो कारण है? इतने सारे चीजें सीखने के बाद भी मेरे लाइफ में मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पा रहा था। उसके बाद मैंने कुछ बुक्स पढ़ना चालू किया और उसमें सबसे ज्यादा जो मेरे लिए काम का था वो था ये वाला बुक, वे ऑफ द टर्टल। ये वे ऑफ द टर्टल जो बुक है ये मेरे लिए इसलिए सबसे अच्छा था क्योंकि इसमें जो है रूल बेस्ड ट्रेडिंग के बारे में सिखाया गया था। ठीक है, उसके बाद मैं ये बुक पढ़ने के बाद मैंने क्या किया कि अपना खुद का एक एक्सेल का शीट बना लिया था। एक्सेल का शीट जो है जिसमें मैं बताया करता था कि किस तरीके से आप 1% रिस्क के साथ कैसे प्रॉफिटेबल हो सकते हो। लकीली ये भी हुआ था कि वहाँ पर जो है मुझे एक और बंदा मिल गया था जो मेरे स्ट्रेटेजी के ऊपर काम कर सकता था। सो उसने क्या किया कि लगभग मेरे से लाख रुपया लिया था। 1 लाख रुपये में उसने मेरा एक पर्सनल इंडिकेटर बना के दे दिया था जो कि स्ट्रेटेजी के बेस पर था। फिर मैंने क्या किया कि सबसे पहले 2021 से लेकर 2022 तक पहले मैंने खुद ही ट्रेड किया। 1 साल मैंने खुद ट्रेड किया और मैंने $1000 से स्टार्ट किया था। $1000 को मैंने $9000 तक बना लिया था। मतलब 1 साल में मैंने 9 गुना का प्रॉफिट जनरेट किया था और उसमें से मैंने $3000 निकाल लिए थे। मतलब एग्जैक्ट बताऊंगा तो $9600 तक मैंने $1000 को बढ़ा लिया था। उसके बाद उसको मेरे पास जो है एंड में $6600 मेरे पास बचे हुए थे। अब ये होता है कि जैसे $6600 बचे थे, अब मैंने दूसरा साल फिर से ट्रेड लेना चालू किया था। अब 2000 मतलब दूसरे साल तक मैंने लगभग 80x का प्रॉफिट जनरेट कर लिया था। अब 80x का तो जो मैंने प्रॉफिट जनरेट कर लिया था, लेकिन मैं आपको इसका कैलकुलेशन बताऊंगा कि मैं मात्र 6 टाइम ही पैसे डबल किया था। लोगों को लगेगा कि भाई मैं 80x यानी 80 गुना का प्रॉफिट जनरेट किया था, बट कि मैंने 1000 से 80,000 जो मैंने बनाया था उसमें ये हुआ था कि 1000 का 2000 हुआ यानी 2 हुआ, फिर 2000 का 4, 4000 का 8, 8000 का 16, 16000 का 32, इस तरीके से मैंने 6 टाइम ही किया था। 6 टाइम में ही मेरा इतना का प्रॉफिट बना था। उसके बाद ये हुआ कि एक दिन मुझे आइडिया आया कि यार मैं तो प्रॉफिटेबल अब हो चुका हूँ, लगभग 6-7 साल हो चुके हैं, अब मैं प्रॉफिटेबल हुआ हूँ, अब मुझे लोगों को भी हेल्प करना चाहिए। सो लोगों को हेल्प करने के लिए लगभग मैं अक्टूबर 2022 के आसपास मैंने अपना कोचिंग का बिजनेस स्टार्ट किया, जिसमें मेरा सबसे ज़्यादा हेल्प मिस्टर उमंग भाई ने मेरा हेल्प किया था। उन्होंने सारा का सारा उसने ही सेटअप किया था। और सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि मेरे पास ज़्यादा पैसे भी बचे नहीं थे। हम लोगों ने 5000 से ही स्टार्ट करके बहुत अच्छा रेवेन्यू मैंने जनरेट किया था। और अगर मैं फास्ट फॉरवर्ड बताऊँ तो अभी लगभग जून 2025 है, जून 2025 तक मैंने जो है अभी तक 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों को अपना क्रिप्टो करेंसी का जर्नी स्टार्ट करने में हेल्प कर चुका हूँ। और साथ ही साथ बहुत सारे लोगों को स्कैम से भी बचा चुका हूँ, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में बहुत ज़्यादा स्कैम्स होते हैं। तो 1 लाख लोगों से मैंने उसको ये भी कर चुका हूँ। और आज मैं जो स्टॉक्स को तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया कि मैं अपना स्पीच यहाँ पर कह सकूँ। और लास्ट में मैं एक ही चीज़ कह के कंक्लूड करना चाहूँगा कि मेरे लाइफ का स्टोरी से आपको यही चीज़ सीखने को मिलेगा कि जो भी चीज़ आपको लाइफ में करना है उसके लिए अपने आप को फंसा दो। थैंक यू।